हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 की जो यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स के बारे में कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। इस समय ये ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि ये कंटिन्यू एग्जाम में पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पर हमारे साथ लाइव क्लास लेना चाह रहे हैं, जल्दी से लाइव आ जाइए और साथ ही वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं है, वो भी एक थम्स अप के जरिए आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जो कि है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि आपके सामने वन लाइनर मैंने आपको कल बता दिया था कि वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल। इन केस अगर मतलब नहीं ज्यादा लंबी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही, तो यहाँ पर एग्जांपल से आप उन चीजों को आराम से समझ पाएंगे कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। किनके किनके बीच में होता है, क्या होता है, इनके बारे में भी कल मैंने बताना शुरू किया आपको। जहां पर सबसे पहले आपके सामने किसके बारे में था, यहाँ पर आपको जो बताया कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू बताया। कम्युनिकेशन चैनल कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताया गया। वॉइस स्लो आ रही है? थैंक यू राखी। सबको मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर कि नहीं? एक बारी जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए। सबको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, एक बारी जल्दी से कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर बात हो रही है कि चैनल के थ्रू अगर हम बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। पहले सिंपल सा पूछा जाता था कम्युनिकेशन के टाइप्स, लेकिन आज के टाइम में कम्युनिकेशन टाइप नहीं पूछा जाता है। आज के टाइम पे पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, चैनल के थ्रू किस तरीके होता है, ऑब्जेक्टिव एंड स्टाइल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम किस तरीके के कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा टॉपिक है, जो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ओरल कम्युनिकेशन भी आता है, रिटन कम्युनिकेशन भी आता है, ये कल मैंने आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के कोई भी जल्दी से जो एग्जाम्पल हैं वो लोग कमेंट करें, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कौन से रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं? रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल, जल्दी से एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, क्योंकि उसी से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कमर्शियल साइट पे हो या बिजनेस बिजनेस है आपका, तो कौन सा कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट रहता है? तो कौन सा होता है? रिटन कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए और जो है कम्युनिकेशन, या हम कहें कि बिजनेस अगर आप कर रहे हो कमर्शियल प्लेस पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें आपका मेमो, रिपोर्ट, बुलेटिन, जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉय मैनुअल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल बताइएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्रॉपर? आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही, एक बारी कंफर्म कर दो। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ड्रेस। वेरी गुड उर्वशी। ऐसे ही आप लोगों ने कमेंट करते जाना है। नॉन वर्बल, जहां पे हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल जब हम नहीं करते हैं, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, जिसके की टाइप्स आपके सामने है। फिर हमने आपको बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज मैटर करती है। तो एक है अपीयरेंस,
कैसे आप दिखते हो उसके अकॉर्डिंग भी गेस लगाया जा सकता है आपके बारे में, क्या आप कहना चाह रहे हो, या बॉडी लैंग्वेज से आपके बारे में पता लग सकता है, साउंड से पता लग जाएगा। तो ये तीन चीजें, ये थ्री एलिमेंट्स जो हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य और शैली के आधार पर, यानी कि किस क्या आपका पर्पस है या स्टाइल। पर्पस यानी कि हम ऑफिस जा रहे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा होता है, औपचारिक होता है। अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, जो टीचर्स होते हैं स्कूल जाएंगे उनके लिए ऑफिस है तो वो क्या हो जाएगा, औपचारिक होगा। तो उद्देश्य और शैली के आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक जैसे आपकी कॉरपोरेट बैठकें हो गई, सम्मेलन हो गया, मीटिंग्स हो गई, है ना, जहां पे आप किसी भी अपशब्द का, स्लैंग वर्ड्स या फाउल लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं। करेक्ट पंक्चुएशन का यूज करना आपके लिए जरूरी है। Authority lines are needed to be followed in a formal communication. What is informal communication? Informal communication, use of slang words. यानी आप गप्पे लड़ा सकते हो, फाउल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनलाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन डजंट फॉलो अथॉरिटी लाइंस, ये अथॉरिटी लाइन को फॉलो नहीं करता। जस्ट लाइक कि फ्रेंड्स हैं, बैठे बैठे वो कैसी बातें करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, यानी वो किसी भी तरीके से अपनी बात को आप तक पहुंचाते हैं। सबसे बेस्ट जो कम्युनिकेशन माना जाता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को माना जाता है। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या नहीं, तो आपको पता होगा तो ही तो कर पाएंगे ना। स्टेटमेंट नंबर 2, ग्रेप वाइन किस में आता है, आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, सही है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या चीज, हॉरिजॉन्टल लेटरल, सेम अगर जो आपके पीयर्स हैं या सेम जॉब वाले हैं या सेम आपके मान लीजिए किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, सेम डिवीजन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट सेम डिवीजन है। मान लीजिए सेम डिवीजन का क्या मतलब है कि एक टेक्निकल बंदा है, एक टेक्निकल कंप्यूटर का बंदा है, वो टेक्निकल बंदे से अगर बात करता है तो ये एक सीधी रेखा के अंतर्गत आएगा, यानी लेटरल या हॉरिजॉन्टल में आएगा। वहीं मान लीजिए एक टेक्निकल बंदा है जो कि बात कर रहा है कस्टमर केयर में, किस में बात कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से जब वो बात कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। यहाँ पर इनके डिफरेंस को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट के बंदों से बात कर रहे हैं, कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, तो वो होगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सेम हमारा डिवीजन है, सेम हमारी फील्ड है। लेकिन वहीं अगर आप क्या करेंगे, सीटेट के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, सीटेट एक अलग एग्जाम हो गया, एक अलग डिवीजन हो गया, है तो एजुकेशन फील्ड लेकिन फिर भी वो अलग डिवीजन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल कहलाएगा। ग्रेप वाइन क्या है, हम आपसे सिंपल सा क्लास लेते लेते नॉर्मल हम पूछने लगे, हाँ भाई ताहिर क्या हाल चाल है, उर्वशी समझ में आ रहा है या नहीं, दीपांजलि से हम कुछ पूछने लगे या राखी से हम कुछ पूछने लगे, तो क्या होएगा, वो ग्रेप वाइन में आ जाएगा कि हाँ बात करते करते कुछ इनफॉर्मल सी हमने बातें कर ली, है ना। तो यही चीज है, डायग्नोल मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जानना, यानी अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ जब हम बात करते हैं। यहाँ पर हम इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल यानी कि जहाँ पे हम ऑफिस से बाहर निकले, चाय पानी पीने गए, वहां पे अलग अलग डिवीजन, अलग अलग फील्ड के लोग हमें मिले और हमने उनसे बात करनी शुरू करी। या हम एक क्लास में हैं, हम 10th क्लास में हैं, हम 12th क्लास के बच्चे के साथ जाकर बात करने लगे, ठीक है ना, समझ आ रही है। फिर बात आती है आपकी कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में संचार। अगर आपसे पूछा जाता है इस तरीके की, संगठन में अगर आप संचार करते हो तो वो कैसा संचार होता है। दो तरीके का संचार है, एक है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल जो कि एक संगठन के भीतर होता है, यानी कि मान लीजिए सॉरी, मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ और उस ऑफिस से रिलेटेड, चाहे वो कस्टमर केयर हो, चाहे वो टेक्निकल हो, या वहाँ के जो डायरेक्टर हो या वहाँ के मैनेजर हो, हम ऑफिस के अंदर ही कोई बात कर रहे हैं तो उसे हम कैसे कहेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन। लेकिन मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए रिलायंस में, जियो में काम कर रहे हैं, जियो में हम मान लीजिए काम कर रहे हैं, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी है जियो वाली। जियो के एम्प्लॉय जब जियो कंपनी में ही काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं
उसी में ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संगठन के भीतर ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो हो गया इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है। एक्सटर्नल क्या है? इंटरनल में क्या क्या चीजें आती हैं? अब ये देखो, एक्सटर्नल क्या है? जब वो बाहरी किसी और संगठन के साथ बात करना है। इंटरनल अपने ही ऑफिस, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अलग अलग फील्ड के लोगों से बात कर ले। एक्सटर्नल जब आप अपने जो ऑफिस है या अपने ऑर्गेनाइजेशन से अलग हट के दूसरे किसी से बात करेंगे, तो वो बाहरी संचार होगा। जैसे हमारे क्लाइंट हो गए, हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट जरूरी नहीं है हमारे ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, वो दूसरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो कैसा संचार है? हमारा बाहरी। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इंटरनल कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, आप में से कितने लोगों ने कम्युनिकेशन टॉपिक को पहले पढ़ा हुआ है या तैयारी करें? वो लोग एक बारी अपने अपना हैंड्स अप कर दीजिए, जिससे कि पता चल जाए कि उन्होंने तैयारी करी हुई है पहले। सिर्फ हाथ उठा दीजिए अपना, जिन्होंने भी कम्युनिकेशन पहले पढ़ा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, यहाँ तो मैं समझा ही रही हूँ आप लोगों को। बाहर के लोग में क्या आएगा ऑर्गेनाइजेशन में दीपांजलि? बाहर के लोग यानी हम दूसरी किसी कंपनी से जब हम बात करते हैं, डील करते, पढ़ा हुआ है ना? तो इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज आती है? सबसे पहले आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड क्या चीज होती है? मान लीजिए हमारा जो है मैनेजर है, ठीक है, हम एक क्लर्क की पोजीशन पे हैं, एक लोअर पोजीशन में हैं, और हमें बात करनी है अपने मैनेजर तक, तो वो कम्युनिकेशन कैसा कहलाएगा? नीचे से ऊपर, ऊर्ध्व संचार यानी अपवर्ड, ऊपर की ओर जाने वाला अपवर्ड। ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है ये चीज। अपवर्ड का क्या मतलब है? ऊपर की ओर जाना, यानी अपने हायर अथॉरिटी तक जाना। Upward communication is the flow of information from subordinate to superior. Superior यानी बॉस हो गए, या मैनेजर, या एक बड़ी फील्ड पे जो है आपकी जो डील कर रहे हैं मैनेजमेंट को। ठीक है। Without upward communication, management work in a vacuum, not knowing if the message have been received properly or if other problem exist in the organization. उधर संचार अधीनस्थों से वरिष्ठों तक या कर्मचारियों से प्रबंधन तक सूचना का प्रवाह करना है। उधर संचार के बिना प्रबंधन शून्य में काम करता है, यह नहीं जानता है कि संदेश ठीक से प्राप्त हुए हैं या नहीं, यह संगठन में अन्य समस्याएं मौजूद है या नहीं। भाई उन्हें कैसे पता चलेगा जब तक हमारे नीचे एम्प्लॉय ऊपर को बताएंगे नहीं? कोई भी मान लीजिए कस्टमर आ रहा है क्लर्क के पास, कोई फॉल्ट आ गई टेक्निकल, तो वो किसको बताएगा? कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जब वो अपने जो हाई अथॉरिटी होगा वहां पर बात करेगा। तो इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। ये दो तरफा संगठनात्मक संचार के लिए इसे नीचे से शुरू करना होगा। ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज अ मीन फॉर द स्टाफ टू, किसके लिए जरूरी है? एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान। ऑफर आइडियाज, मीटिंग होती है तो इनसे राय ली जाती है। जो हमारे कहते नहीं है कि जो बिल्कुल रूट पे हो, जो कंपनी रूट्स होते हैं ना, जो जैसे हमारे जो है वहां पे जो डील करते हैं मेनली जो लेबर के साथ में है ना, या एम्प्लॉयज के साथ में, जिनके सबसे ज्यादा डीलिंग होती है, वो कलेक्ट करते हैं आइडियाज, उत्साह पैदा करते हैं उनमें काम करने की, अचीव जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रोवाइड फीडबैक, पता लगाते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वो चीज अगर ये लोग नहीं बता पाते हैं, तो क्या होता है, जो कंपनी है वो नुकसान में जाने लगती है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको ये सब जानना जरूरी है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। अपवर्ड ये हो गया, तो डाउनवर्ड क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? अपवर्ड, मान लीजिए कोई कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रही है, किसी समस्या का समाधान करना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, सैलरी इशू चल रहा है, या कुछ भी है, हमें प्रमोशन चाहिए, तो नीचे से ऊपर को जाएगा। लेकिन अगर कोई सर्कुलर जारी किया जाएगा, सर्कुलर जारी किया जाएगा, तो वो क्या होगा? ऊपर से नीचे होगा। पेपर 1 ही इस समय टीच करी हूँ, बट टेलीग्राम पे पेपर 2 भी आपको मिल जाएंगे, जहां पे आपको क्विजेस भी मिलेंगी और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है। तो अब ये आपका अधोमुखी क्या हो गया, डाउनवर्ड क्या हो गया आपका?
मान लीजिए कंपनी ने कोई रूल रेगुलेशन बनाए हैं, किसी चीज पे काम करना है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे। यानी मैनेजर वो सर्कुलर कहाँ तक पहुंचाएगा, अपने नीचे वाले जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं उन तक। किस लिए जरूरी है ये अधोमुखी, ऊपर से नीचे की ओर, यानी जो हमारा मान लीजिए बॉस है वो कोई चीज अपने नीचे एम्प्लॉइज को बताएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे। सूचना संगठनात्मक प्रबंधन पदानुक्रम के शीर्ष से प्रभावित होती है, शीर्ष यानी जो हायर अथॉरिटी है, और नीचे की तरफ जाती है। अधीनस्थों को कुछ करने की अनुमति देता है, किसी कार्य को पूरा करने के तरीके या निर्देश। कोई सर्कुलर आया, कोई जानकारी देनी है या तरीके बताने हैं किस तरीके में काम करना है, जो भी है वो सर्कुलर कहाँ से आता है, हायर अथॉरिटी से आता है। तो इस संगठन में इस प्रकार की संचार की आवश्यकता होती है जहां पे महत्वपूर्ण जानकारी संचारित करें। गिव इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन दीजिए। इनकरेज टू वे डिस्कशन, निर्णयों की घोषणा करना, कोई अनाउंसमेंट करनी है। सीक कोऑपरेशन, यानी वहां पर सहयोग की मांग करना। मोटिवेशन बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, कुशलता बढ़ाना, कुशलता वृद्धि करना, फीडबैक प्रदान करना, प्राप्त करना। अगर हमसे पूछा जाए कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, तो ये सारी लाइंस आपको याद होनी चाहिए। और ये जो डाउनवर्ड और अपवर्ड है ना, ये डाउनवर्ड और अपवर्ड इन दोनों को ही मिलाकर क्या बनता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो कि ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों कम्युनिकेशन को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड। लेटरल या हॉरिजॉन्टल, जैसा कि अभी आपको पहले भी बताया, समान या समान रैंक वाले लोगों को सहयोग या सहयोग करने की अनुमति, समान रैंक वाले। क्लर्क है, क्लर्क को सपोर्ट करेगा, मैनेजर मैनेजर को सपोर्ट कर रहा है, बात कर रहा है। ये किस लिए आवश्यक है, समस्याओं को सुलझाने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए, टीम वर्क में सुधार लाने के लिए, सद्भावना का निर्माण, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए। हॉरिजॉन्टल, सेम फील्ड पे जब हम काम करते हैं, याद रखिए हॉरिजॉन्टल या लेटरल, इन दोनों में से किसी एक शब्द का यूज किया जाता है। और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो हॉरिजॉन्टल पढ़ा था और एग्जाम में एनटीए ने दे दिया लेटरल कम्युनिकेशन। अब ये 36 तो हमने पढ़ा है, ये पार्श्व क्या है, ये पार्श्व इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। डन डनाडन डन करते हुए थम्स अप करते जाना, समझते जाना, पढ़ते जाना, क्योंकि बुक हमारे पास भी होती है, सबके पास होती है, लेकिन बुक में शायद इतनी इजी वे में कोई चीजें नहीं होती जहाँ पे हमें समझ में आए। और कई बच्चे शर्म के मारे पूछते नहीं है कि अरे यार मैडम से क्या पूछे, पता चला दूसरे बच्चे क्या कहेंगे। तो मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सर्च करिए, उससे नॉलेज बढ़ेगी। और शर्म को तो बिल्कुल कर दीजिए किनारे, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है डायग्नोल, समान या समान संगठनात्मक स्तर पर लोगों के बीच सूचना का क्षैतिज प्रभाव और विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के बीच विकर्ण प्रभाव शामिल होता है, जिनका एक दूसरे के साथ कोई सीधा रिपोर्टिंग संबंध नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर केयर का बंदा है और वो किससे बात करेगा, टेक्निकल बंदे से। अलग फील्ड के बंदे से जब बात करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे। ये सारे समझ में आ गए कम्युनिकेशन के टाइप्स। ग्रेप वाइन जिसे हम अंगूर कहते हैं, अंगूर अलग अलग आपने देखा होगा, ग्रेप्स की जो बेल होती है आपने देखी होगी, अलग अलग अंगूर लगे होंगे अलग जगह पे। सेम ऐसे ही हर कोई इंसान अलग अलग तरीके की बातें करेगा। कम्युनिकेशन अनऑफिशियल पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल माना जाता है। गपशप करते हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। यह क्षैतिज, लंबवत, यहाँ तक कि तिरछे रूप से भी प्रभावी हो सकता है। जैसे अंगूर की बेल का कोई निश्चित पैटर्न या दिशा नहीं है, वैसे ही इसकी भी कोई प्रॉपर दिशा नहीं होती है, ठीक है। जैसे अफवाह हो गई, है ना, कोई रूमर फैला रहा है, कोई गपशप कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, ग्रेप वाइन के अंतर्गत आता है। यहां तक सब कुछ समझ में आया। फिर बाहरी संचार, जो हमें इंटरनल की बात कर रहे थे, वो सारे इंटरनल थे, चाहे वो ग्रेप वाइन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल,
है ना, वो सारे इंटरनल थे। एक्सटर्नल कंपनी के बाहर के लोगों के साथ, जैसे हमें अगर अपनी बिक्री बढ़ानी है, हमारे ग्राहकों से बात करनी है, विक्रेताओं से बात करनी है, सार्वजनिक विश्वसनीयता, कार्यकारी कुशलता, कंपनी को मुनाफा, ये सारी चीजें दिला सकता है कौन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसमें सुधार होना चाहिए समग्र प्रदर्शन में, सार्वजनिक सद्भावना, कॉर्पोरेट छवि, यानी कैसे आप डील करते हो किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, कस्टमर के साथ, है ना, क्लाइंट्स के साथ, इन सब के साथ यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। रिसीवर के आधार पर संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिसीवर। रिसीवर के आधार पर कितने प्रकार का होता है, इंट्रापर्सनल, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉकिंग टू वन सेल्फ, जब आप खुद से बात करते हैं, जब आप खुद से बात कर रहे हैं, सेल्फ से बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इंट्रापर्सनल। दो व्यक्तियों के बीच तथ्यों, सूचनाओं, संदेशों का आदान प्रदान करना, जैसे किसी ने मन में सोचा कि मैम जो है क्लास ले रही हैं, पता नहीं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, वो खुद ही में सोचे जा रहा है या सोचे जा रही है, वो क्या होगा, इंट्रा होगा। वो खुद में सोच रही है तो इंट्रा होगा। वहीं जब वो मान लीजिए आपस में दूसरे बच्चों से पूछने लगेगी कि भाई कैसे मिलेगा पीडीएफ, तो वो क्या होगा, इंटरपर्सनल। दो लोगों के बीच बातचीत, इंटरपर्सनल। बहुत इजी लैंग्वेज, ग्रुप कम्युनिकेशन, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में बात कर रहे हैं, किसी संगठन, किसी क्लब या कक्षा में बैठे हैं, समिति की बैठक, ये किसके अंतर्गत आता है, समूह संचार के। इसके लिए दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। पारस्परिक संचार, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। जनसंचार, जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, ज्यादा जहां पे बहुत लार्ज ऑडियंस होती है वहां पे क्या होता है, जनसंचार होता है। प्रत्यक्ष फीडबैक की संभावना कम होती है, डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता है, किसके अंतर्गत, मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत, क्योंकि प्रेषकों प्राप्तकर्ताओं के बीच कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता। जैसे रेडियो पे मन की बात प्रधानमंत्री जी ने की, लेकिन वो फीडबैक उनको नहीं मिला कि आपने उनको सुना या नहीं सुना। समाचार पत्र आपको मिल गया, आपको न्यूज कैसी लगी आप नहीं बता सकते। टेलीविजन, सोशल नेटवर्किंग आदि के माध्यम से भी ये जनसंचार किया जा सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसमें डायरेक्ट फीडबैक आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि 3 कैटेगरी ऑलरेडी आपकी यूजीसी नेट में बना दी गई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कंपटीशन भी हाई होने वाला है, इसलिए आप लोग सिर्फ ये मत फोकस करो कि हाँ ठीक है मैंने क्लास ली और मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ाया गया, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अब 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, अब आगे देखो, यहां तक जिसको भी समझ में आ गया है जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, क्योंकि अब इसका एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है। जल्दी से सबका थम्स अप आ जाए। इंट्रा का अंतः वैयक्तिक, अंतः वैयक्तिक, इंट्रा, अंतर वैयक्तिक, अंतर वैयक्तिक, वैयक्तिक किस में आ जाएगा, आपके इंटर पर्सनल में। ठीक है, अंतः वैयक्तिक, अंतर वैयक्तिक, इंटर मतलब अंतर समझ लो। ठीक है, थैंक यू डेली लर्निंग समथिंग न्यू। अभी देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन का सही आंसर देने वाला है, तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, आंसर करना है। अब क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन इज,
फ्रॉम द व्यू पॉइंट कम्युनिकेटर लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक सिस्टम्स आर, संप्रेषकों के दृष्टिकोण से भाषा और अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियां हैं। ऑप्शन ए इनएक्टिव टूल्स, ऑप्शन बी इकोनॉमिक टारगेट्स, ऑप्शन सी सोशल टारगेट, ऑप्शन डी कल्चरल फैंटेसीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी सोशल टारगेट यानी सामाजिक उत्पाद। सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कम्युनिकेशन के टाइप्स दिए हैं और उनकी विशेषता दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। किसके किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 2 जरूर डालिएगा। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर और ट्रांजैक्शनल। दो के भी आंसर पता होंगे, आप आंसर कर लेंगे। देखते हैं सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहां पर वर्टिकल यानी कि सीधा, ऊपर से नीचे। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? अभिविन्यास अपवाह। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? रूमर ओरिएंटेड। सर्कुलर में क्या आएगा? फीडबैक ओरिएंटेड। ट्रांजैक्शन में इंटरपर्सनल यानी अंतर व्यक्तिक। अंतर व्यक्तिक इसलिए कहा गया है ट्रांजैक्शनल को, दूसरा नाम क्या है? लेन देन। ट्रांजैक्शनल का लेन देन नाम है, दूसरा याद रखिएगा कम्युनिकेशन का टाइप है। यानी एक बार सेंडर ने भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, वही रिसीवर फिर दोबारा सेंडर बन जाएगा और सेंडर जो है वो रिसीवर बन जाएगा और कंटिन्यू यह प्रक्रिया चलती रहेगी लेन देन की। लेन देन किस चीज का? जो आपके मैसेज है या इंफॉर्मेशन का। वर्टिकल मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है? पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के डिस्क्रिप्शन आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही कम्युनिकेशन के क्वेश्चन होंगे, या तो आपके मैचिंग में आएंगे और या फिर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन के आएंगे, जहां पे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज पब्लिक कम्युनिकेशन और व्हाट इज मास कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, युग्मिक। युग्मिक यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? जो समान अवसर उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टू कम्युनिकेट। पब्लिक कम्युनिकेशन औपचारिक संरचित स्थान के अंतर्गत होता है, यानी विद इन अ फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर सेटिंग पब्लिक कम्युनिकेशन। संगठनात्मक संचार क्या होता है? अंतर्निर्भर संबंधों के नेटवर्क द्वारा संदेश प्रभावित होते हैं। और व्यापक जनसंचार जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, अज्ञात श्रोता होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब मान लीजिए कोई बड़ा पॉलिटिकल बंदा मान लीजिए जाता है अपनी जो है कोई रैली करने, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे वो हर एक को जानता तो नहीं है ना, अज्ञात श्रोता ही होते हैं वहां पे। तो जहां पर भी अनोनिमस ऑडियंस होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
What is intrapersonal, interpersonal, group and mass? Type of communication and characteristics. Time starts now. इंट्रापर्सनल, अंतः व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक। हिंदी देख लीजिए, अभी आप कह रहे थे ना हिंदी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, जब हम सेल्फ से बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं, विद इन वन सेल्फ। ओके। इंटरपर्सनल, व्यक्तियों के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, बिटवीन पर्सन। ग्रुप कम्युनिकेशन, लघु संगठन के बीच, यानी दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जन समुदाय, जहां पे अज्ञात, अननोन ऑडियंस हो, कैसी, लार्ज नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन यहां पर भी है, ठीक है, पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम्युनिकेशन ऑफ मेथड, संप्रेषण की विधि, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू नन। कम्युनिकेशन टाइप, नेटवर्क, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मास कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वन टू वन। वन टू वन, एक और एक के बीच में अंतर व्यक्ति, एक और कई के बीच में जनसंचार, विशेषकर मुद्रण, स्पेशली प्रिंटिंग होती है जो, कई और कई के बीच में, जैसे नेटवर्क, कई लोगों के बीच में होता है ना, ट्रांजेक्शनल होता है, लेन देन किसका, नॉलेज का कंटिन्यू होता है। एक और किसी के बीच में नहीं, यानी सिर्फ खुद से, एक और किसी के बीच में नहीं यानी खुद से, जो खुद से होगी उसे हम क्या कहेंगे, अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। तो वो आपके सामने है। जब हम वन टू नन करेंगे, ये खुद से करेंगे बात। वन टू वन करेंगे यानी दो लोगों के बीच। वन टू मैनी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मास कम्युनिकेशन। और मैनी टू मैनी करेंगे तो नेटवर्क कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टाइम स्टार्ट्स नाउ। The emergence of media of communication in chronological sequence is, संप्रेषण मीडिया के अभ्युदय का कालक्रम क्या है, यानी जो चीज पहले आई है आपको उसको पहले लगाना है। सबका ध्यान क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले क्या आया है आपका, समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र भारत में सबसे पहले आया, पूछा जा सकता है। फिर आएगा फिल्म, सबसे पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। रेडियो, रेडियो सबसे पहले भारत में कौन से वर्ष में आया। ठीक है। उसके अलावा टेलीविजन कब आया, रंगीन टेलीविजन कब आया। इंटरनेट कब आया भारत में, इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच का डिफरेंस।
ये जो चीजें मैंने आपसे बोली हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोली है कि सामने लिखी है, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question is, identify the correct sequence of the following elements in the later part of the communication process after decoding। यानी किसी मैसेज को जब हम डिकोड करते हैं तो उसका सही क्रम क्या है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कम्युनिकेशन टॉपिक चल रहा है, कल भी आपके सामने मैं लाने वाली हूँ कम्युनिकेशन के काफी सारे एमसीक्यूज, तो जुड़े रहिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास हो रही है उनको भी आप लोग वीडियो को लाइव ना देख पाओ तो बाद में जरूर देखो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आता है, सोर्स आता है यानी स्रोत, फिर आता है संदेश यानी मैसेज, चैनल, किस चैनल के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू हमें वो मैसेज मिला, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, फीडबैक। सबसे पहले क्या आएगा, जब हम डी कोड करते हैं तो ये आता है फीडबैक, एनवायरमेंट यानी वातावरण, संदर्भ और लास्ट में हस्तक्षेप। इन कोडिंग यहां से होती है, डी कोडिंग नीचे से यहां पर कर सकते हो, और ये पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, the sequence of element in linear model of communication। रेखीय, जिसको हम बोलते हैं ना, रैखिक आपका जो कम्युनिकेशन होता है, लीनियर मॉडल है जो उसका, किसके द्वारा दिया गया था, कोई बता सकता है, उसका इन्होंने कहा है सीक्वेंस में लगाने के लिए। थैंक यू दीपांजलि। बस आप लोग क्वेश्चन आंसर अच्छे से आंसर करते रहो, ठीक है, गलत करो सही करो वो तो अलग मैटर है, बट आंसर आने चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, अरस्तु के द्वारा दिया गया था। एक रेखी, एक सीधी रेखा में, जैसे हॉरिजॉन्टल होता है ना, वैसे ही होता है आपका ये जो आपका लीनियर मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले क्या आएगा, इनकोड। कोई भी मैसेज सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, यानी लिखते हैं पहले कि हमें करना क्या है, जो मैसेज होगा। फिर उस मैसेज को लेते हैं, फिर क्या करेंगे, उसका मीडियम चुनेंगे, किसके थ्रू, मान लीजिए हमें कोई बात करनी है, हमने उस बात को रखा कि हाँ भाई ये बात हमें करनी है, मीडियम चुनेंगे, ईमेल करना है, हमें फोन करना है, वो क्या होगा, हमारा मीडियम हो गया। फिर नॉइस, याद रखिए वन लीनियर में क्या चीज आती है, शोर भी आता है। और फिर लास्ट में क्या होगा, जो उस मैसेज को डिकोड करता है या रिसीव करता है लास्ट का, तो वो आ जाएगा इसके अंतर्गत। वेरी गुड तन्मय, ऐसे ही आंसर मुझे भाई आप लोगों से चाहिए। आप लोगों से भी जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं बोलूं, चाहे आप अपने एंड्रॉइड फोन पे सर्च करिए, बट सर्च जरूर करिए जैसे तन्मय ने किया। वेरी गुड तन्मय। रेडियो 1910, टेलीविजन 1950, इंटरनेट 1990, मोबाइल 2000। वेरी गुड जॉब। ऐसे ही एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से भी कि एक्सप्लेनेशन या नई नई चीजें जो यहाँ पे नहीं है वो भी आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आप लोग भी अपनी तरफ से करिए, ये आपका ही चैनल है, और आपने जितना बेटर अच्छे से परफॉर्म करोगे उतना बेटर रहेगा। थैंक यू संगीता। संप्रेषण की प्रक्रिया में, किसमें, कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जब प्रदाता और अदाता यानी एक जो सेंड कर रहा है मैसेज और एक जो रिसीव कर रहा है,
प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की जब अदला बदली करते हैं, अभी अभी मैंने क्लास में ये चीज बताई है, तो वो क्या कहलाता है? अभी अभी मैंने बना के भी दिखाया था कि सेंडर रिसीवर बन जाते हैं, रिसीवर सेंडर बन जाता है, अदला बदली हो जाती है। राजमुनि, क्या आंसर होगा बेटा इसका? यूनिवर्सल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, सिंगुलर फ्लो मॉडल या प्लूरिस्टिक मॉडल? जहां पे सेंडर अदला बदली करते हैं, सेंडर क्या बन जाएगा? रिसीवर, और रिसीवर क्या बन जाएगा? सेंडर। अदला बदली हो गई, कंटिन्यू जो नॉलेज है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यू उसको इंटरचेंज किया जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आपके ट्रांजेक्शनल मॉडल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत खूब, अपने लिए क्लैपिंग कर लो भाई जिन्होंने भी सही आंसर किया है, वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको मैं समय दूंगी थोड़ा पढ़ने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। संगीता, होम सेक्शन पे जाओगे आप, हमारे चैनल के होम सेक्शन पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी सारी की सारी। टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, बाकी भी हमारे चैनल्स हैं, वेबसाइट से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो कलेक्ट कर सकते हो। जब छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है? मान लीजिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, स्टूडेंट टीचर एक साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, और टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टू डेवलप प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, टू क्रिएट अ पार्टिसिपेटरी एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। अभी आप लोग जो ये जो क्विज में इतने एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हो, इससे क्या मतलब है कि हमारी जो क्लास है इफेक्टिव है। ऑप्शन नंबर 3, टू इंगेज इन आउटडोर क्लासरूम इंटरेक्शन, कक्षा के बाहर अंतःक्रिया में भाग लेने के लिए। जब आप क्विज में पार्टिसिपेट करते हो या आप कोई क्वेश्चन का आंसर करते हो, इट मीन्स कि आप हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हो? फीडबैक। और वो कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट होता है जिसमें कि फीडबैक मिलता है, चाहे वो आंसर के रूप में हो, चाहे वो क्वेश्चन के रूप में हो, चाहे कोई एक्सप्लेनेशन हो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? फीडबैक। और किसी भी कम्युनिकेशन में फीडबैक सबसे मस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ग्रेप वाइन इज informal communication network, formal communication network, verbal barrier, inadequate information. What is grapevine? आंसर कमेंट कीजिए। ध्यान से केपी, व्हाट इज ग्रेप वाइन? इट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वह संचार का तरीका जिसमें हम कोई नियम का पालन नहीं करते हुए बातचीत करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई चैनल नहीं होता, जैसे कि हम अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है और इसकी स्पीड कैसी होती है? काफी तीव्र होती है। जैसे कहते हैं ना, किसी ने अफवाह फैलाई, तो वो अफवाह किसके अंतर्गत आती है? ग्रेप वाइन के अंतर्गत आती है।
रूमर्स उड़ाना, अफवाह, और ये कितनी तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से। किसके अंतर्गत आती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। अच्छा, एक चीज और है, ग्रेप वाइन के टाइप्स भी होते हैं। कोई बता सकता है कि ग्रेप वाइन के कितने टाइप्स होते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए अब पता लग जाएगा आपको, डोंट वरी। अभी जो कह रहे हैं कि हमें पता है वो आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत रेयर किसी को पता होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। जन प्रवाद संप्रेषण की श्रेणियों के सही क्रम की पहचान कीजिए। क्लास की टाइमिंग है आपकी, रात को क्लास होती है आपकी 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में, आप लोग चेक कर सकते हो, 8:30 से 9 के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सही क्रम में अगर हम बात करें या ग्रेप वाइन के टाइप्स की बात करें, तो ये सारे के सारे ही ग्रेप वाइन के टाइप्स हैं। लेकिन अगर हम कैटेगरी की बात करें कि कौन पहले आता है कौन बाद में, तो पहले क्या आता है आपका, एकल स्ट्रैंड, एकल यानी सिंगल स्ट्रैंड चेन आता है। फिर आता है गपशप श्रृंखला, जिसे हम गॉसिप चेन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी चेन आपका किस में आता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में। और ग्रुप चेन या गॉसिप, ये सॉरी, आपकी क्लस्टर चेन या ग्रुप चेन किसके अंतर्गत आती है, आपकी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के प्रकार भी है। आप लोग जो भी एग्जाम देने वाले हैं इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 4 टाइप्स होते हैं, कल मैं इसके बारे में और डिटेल भी बताऊंगी आप लोगों को। चलिए तब तक क्वेश्चन नंबर 13, अभी तक जितना पढ़ा देखते हैं अब आप लोग कर पाते हो या नहीं, अगर एग्जाम्पल दे दे एनटीए तो। एक महिला पर्यावरण संकट के कारणों के बारे में चिंतन कर रही है। वह मुद्दे को जानने के लिए विभिन्न चरों के बीच संबंध स्थापित करने के बाद में विचार और प्रयास कर रही है। ये परिदृश्य किस चीज का उदाहरण है? एक महिला किसी और से तो बात कर नहीं रही है, किससे बात कर रही है, खुद ही में दिमाग में चिंतन कर रही है। किस में कर रही है, वो खुद से ही बात कर रही है। तो जब खुद से बात करना होगा तो क्या होगा, इंट्रापर्सनल अंत वैयक्तिक संप्रेषण। किसी और से तो बात कर नहीं रही है ना। जब खुद से बात होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, इंट्रापर्सनल। अगर वो किसी और से पर्यावरण के संकट के बारे में बात करती तो क्या होता, तो इंटरपर्सनल हो जाता। बट यहाँ पे इंट्रापर्सनल जब खुद से बात हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द एडवांटेजेस ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशंस आर। अभी अभी मैंने आपको क्लास में बताया था, आपको अब इसका आंसर करना है। द एडवांटेज ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। विकर्णी संप्रेषण एक संकर संप्रेषण है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बीच के भाग है ये वाला संप्रेषण।
प्रवाह में तीव्रता, स्वस्थ वातावरण का निर्माण, समन्वय, विषयांतर, उत्साहवर्धन करना किसका काम है? विकर्णीय का। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के बीच का है ना? बात समझ में आ रही है? अब ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए, पहली बात तो वीडियो को भाई जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे आप लोग। साथ ही आप हमारी साइट पे जा करके ये वाला जो यूजीसी नेट जून का जो ये मैं करवा रही हूँ क्लासेस, इसकी सारी की सारी पीडीएफ आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी आप लोगों को लिंक शेयर कर देती हूँ। तब तक आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि कल आपको कितने क्वेश्चन चाहिए क्लास के साथ साथ। और जिन्होंने भी आज 12 दिसंबर की क्लास नहीं देखी है, उन सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले क्लास देखेंगे, क्योंकि क्लास में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए 12 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर आज ही मैंने सॉल्व करवाया है इवनिंग में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा। जिन्होंने भी देखा है वो भी मैं अपडेट करूंगी साइट पे। बाकी अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी कल। आप सबसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, एक चीज और है कि अब अगर आप चाहते हो यूट्यूब पे वाईटी पे आपको डेली क्विज मिले, एग्जाम तक आप डेली क्विज चाहते हो, तो आप लोग एक अलग से मेंबरशिप मैंने बनाई है वहां पे, ठीक है, सपोर्ट के लिए, जो कि सिर्फ 59 रुपीज की है। 59 रुपीज में डेली क्विज मिलने वाला है आप सभी को। तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि जिनको भी डेली बेस पे चाहिए ना कि हाँ भाई हमें क्विज मिल जाए, उसके आंसर मिल जाए, तो डेली बेसिस पे ये सब मिलेगा। कितने में? सिर्फ 59 रुपीज में डेली क्विज करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेंबरशिप का। तो आप लोग जिसको भी चाहिए ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी ये पीडीएफ आप लोग हमारी साइट से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों पीडीएफ मिलेगी, जो क्लास 1 की भी है, क्लास 2 की भी है। विशाल थैंक यू। और आपने फीडबैक दे के जाना है प्रिया कि कैसी लगी आप सभी को क्लास, और कल कितने क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को वो भी जरूर मेंशन करेंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है डेली बेसिस पे कुछ, तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पर मैंने मेंबरशिप बनाई है। ओनली 59 रुपीज से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।